गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 20 मार्च 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आए हूँ। दोस्तों होप करता हूँ कि आप सभी की होली बहुत अच्छी गई होगी, बहुत अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हूँ आजकल, लगातार एनालिसिस नहीं ले पा रहा हूँ पिछले कुछ दिन से, क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। और जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, मतलब अभी मैं कोहिमा में हूँ, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। तो बस मुझे 2-3 दिन का समय दे दीजिए आप, उसके बाद मैं दिल्ली चला जाऊँगा। फिर रेगुलर आपके लिए एनालिसिस लेके आते रहेंगे विदाउट एनी ब्रेक। लेकिन आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, लर्निंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक बढ़िया एनालिसिस हम लोग पहुंचाएं। उसके अलावा मैं कुछ बच्चों के कमेंट देख रहा था जो कहते थे कि मतलब कह रहे हैं कि सर वॉल्यूम कम रहता है। देखिए मैं मतलब ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वॉल्यूम कैसे कम है, क्योंकि मैं खुद अपने एनालिसिस को बाद में जब अपने मोबाइल में देखता हूँ तो ठीक ठाक आवाज़ आती है। मैं टीम से भी पूछता हूँ, वो लोग भी बोलते हैं कि ठीक ठाक वॉल्यूम आता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वॉल्यूम कम है तो आप अपने ईयरफोन लगा के सुन सकते हो, वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हो। देखिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वॉल्यूम की प्रॉब्लम क्या सच में आपको है। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग कुछ और इसमें टेक्निकल चीज़ें अगर होंगी तो कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो वॉल्यूम का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, ऐसा हो नहीं पाता है। खैर जो भी रहेगा देखते हैं आज हम लोग दोस्तों कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा राइट टू फॉरेनर्स के बारे में, क्योंकि सरकार अभी एक बिल पेश करना चाहती है जिसमें वो ऐसा कुछ करेंगे कि जिन लोगों का वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाता है इंडिया में, तो उनके लिए जो है हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं। ये पूरा मामला क्या है, इंटरेस्टिंग मामला रहेगा, वो आपको बताऊंगा। ये भी आपको बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, और कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स को भी अवेलेबल होते हैं। देखिए आपके लक्ष्मीकांत में भी वैसे ये सब कुछ दिया हुआ है, वो एक अलग बात है, यहाँ पे भी पढ़ लेंगे। लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे तो दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। इंडिया जापान डील, इंडिया जापान के प्रधानमंत्री इंडिया में आए हुए हैं, उनके साथ बहुत गहरी दोस्ती है हमारी और बहुत बढ़िया शानदार एकदम ट्रैक पे हमारा रिलेशन चल ही रहा है। लेकिन यूक्रेन की वजह से थोड़ा सा जो है मनमुटाव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अभी इंडिया और जापान दोनों अलग अलग स्टैंड पे खड़े हुए हैं। तो ये पूरा मामला देखेंगे क्या है, और एक ज़बरदस्त डील भी इंडिया ने जापान के साथ की है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा सा आपको मैं जापान की बैकग्राउंड रिलेशन के बारे में भी बताऊंगा जो इंडिया के साथ उसके रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस ऑन इंडियन बैंक्स, ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। और इस एक्सप्लेनर सेक्शन में ये बताया गया है कि ये इस क्राइसिस का ओवरऑल इंडिया के बैंक्स पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं वो कैसे यहाँ से क्रिएट होंगे, उसके बारे में बताया गया है। और किस तरह से इस क्राइसिस की वजह से इंडिया की जो रुपी है और वो डॉलर के साथ उसका मिस बैलेंस हो सकता है, किस तरह से डॉलर के कंपैरिजन में रुपी की वैल्यू कम हो सकती है, उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस एक्सप्लेन सेक्शन में। इकोनॉमी सेक्शन से लिया है, और वैसे आपको पता ही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इकोनॉमी के जब भी आर्टिकल आते हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि देखिए पॉलिटी वगैरह तो आप सभी पढ़ते ही रहते हो ना। पॉलिटी में तो मेरे ख्याल से सभी लोग इतने महारत हासिल कर ली है, उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। क्योंकि देखिए पॉलिटी के हमारे पास एक लक्ष्मीकांत एक बुक है स्टैंडर्ड, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, तो यहाँ से आप इस पर रिलाई कर ही सकते हो। इकोनॉमी के लिए हमारे पास कोई एक ऐसी बहुत स्टैंडर्ड बुक है नहीं जैसे लक्ष्मीकांत के हमारे लिए पॉलिटी के लिए, तो इसलिए इकोनॉमी के आर्टिकल को हमें इधर उधर से ही करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको जीएस पेपर 3 के टॉपिक्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द टू वायरसेस, भैया ये एक मुसीबत है, एक मुसीबत जाती है दूसरी मुसीबत जो है वो नहीं आ जाती है। एक और नई मुसीबत शायद अभी आने वाली है, उस मुसीबत का थोड़ा सा हम लोग ट्रेलर देखेंगे, ये क्या है, किस तरह से दो वायरस आपस में रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बायोलॉजी वाला टॉपिक है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत आपको ये भी बताऊंगा कि जो डीएनए वायरस होता है और आरएनए वायरस होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और क्या सिमिलरिटी होती हैं, थोड़ा सा हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे आज। क्योंकि संडे है ना, तो आज थोड़ा साइंस एंड टेक और जो है बायोलॉजी वाले टॉपिक्स थोड़े से आज आते ही हैं, तो उसी के में ये है। रीजनेबल अकोमोडेशन, ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये बिल्कुल हमारे लिए नया है। अभी तक मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। जीएस पेपर 2 से है, ये पॉलिटिकल सेक्शन से है। क्योंकि जो हिजाब कंट्रोवर्सी है ना, उसको लेके है कि किस तरह के वहाँ की जो गर्ल्स हैं, जो वीमेन हैं, जो कि वर्क प्लेस में जाती हैं हिजाब पहन के या कोई और रिलीजियस मतलब ड्रेसेस को, कोई भी किसी भी रिलीजन से हो सकती हो आप, किसी चीज़ से हो सकते हो,
कैसे हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त मुझे नया लगा बिल्कुल, तो उसको हम लोग करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी आवर स्ट्रेंथ, किस तरह से इंडियन ज्योग्राफी, खासकर हम लोग जब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन ओशन की, कि किस तरह से इंडियन ओशन के अंदर इंडिया की एक डोमिनेंट पोजीशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ उसके अलावा एडिशनल टॉपिक भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। बट एक बार देख लेते हैं कि आज के फ्रंट पेज पे क्या दिया हुआ है। देखिए फ्रंट पेज पे दिया हुआ है, इंडिया जापान सेट टारगेट फॉर 42 बिलियन इन्वेस्टमेंट। भैया 42 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है। 1 बिलियन का पता कितने का होता है? 1 बिलियन होता है 100 करोड़ का, 100 करोड़। तो 42 बिलियन आप देख लीजिए कितना हो गया, 4200 करोड़, बहुत ज़्यादा होता है। तो इतने ज़्यादा जो है हम लोग करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इस समय आपको पता ही है कि $1 की कीमत कितनी चल रही है, अराउंड 75। तो आप उसको जो है मल्टीप्लाई करते रहो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो उसको हम लोग करने वाले, तो 1 बिलियन आप ये समझ लीजिए कि लगभग 7500 करोड़ के आसपास होता है। तो आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो 42 के साथ, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे, मतलब 3 लाख करोड़ से प्लस जो है यहाँ पे पैसा आने वाला है। तो लेकिन एकदम से नहीं आएगा, वो आएगा अगले 5 साल में। तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। उनके जो प्रधानमंत्री हैं इंडिया में, उन्होंने विजिट किया है, फूमे किशिदा इनका नाम है, और मोदी जी साथ साथ एकदम ज़बरदस्त भाईचारा है। इनसे पहले शिंजो अबे थे, उनके साथ तो खैर मोदी जी की इक्वेशन एक बिल्कुल अलग ही थी। उनको बनारस में लेके गए थे, क्योटो और बनारस, ये ट्विन सिटी का जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने चलाया था, उसके तहत क्योटो और वो ना, वो सब चीज़ें आपको पता है कि हम लोगों ने किया था। हाँ, थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है एलएसी के बारे में, किस तरह चाइना का अग्रेशन है और हम लोग उसको टैकल कर रहे हैं। जापान ने पूरी सपोर्ट हमें देने की बात कही है। मोस्टली चीज़ों में, 99% चीज़ों में इंडिया जापान का जो मैं बोलते हैं ना कि वो दो जिसमें एक जान, मतलब हम लोगों का पूरा बात एक जैसी ही है। लेकिन यूक्रेन वाले इशू पे थोड़ा सा यहाँ पे इशू गड़बड़ हो गया है, क्योंकि इंडिया रशिया को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है ओपनली, ऑफ कोर्स, है ना ही हम लोगों ने रशिया के अगेंस्ट में वोट किया है, ये बात भी है। और उसके अलावा हम लोग रशिया से अभी ऑयल भी परचेज कर रहे हैं, जो डिस्काउंट पे परचेज कर रहे हैं। जापान इंडिया को थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि भैया आप ना तो रशिया को सपोर्ट करिए, और तेल खरीदना तो दूर की बात है, क्योंकि इससे एक संदेश जाता है कि इंडिया भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस वॉर को सपोर्ट कर रहा है। तो इस मामले को छोड़ के अगर आप किसी दूसरे मामले को देखो तो इंडिया और जापान के बीच में रिश्ते बहुत ही बढ़िया रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँ तो आपको मैं बता देता हूँ कि इंडिया और जापान का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जाता है। 1952 में 1952 में इंडिया और जापान के सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान जो है वो एक डिफीटिंग पार्टी थी। उसके बाद धीरे धीरे इसने इकोनॉमी का बनना शुरू हुआ, वो सारी सारी चीज़ें। 1952 में इंडिया ने अपनी एम्बेसी जापान में जाके सेटअप कर दिया था। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने चलाए हैं, जैसे 2000 में हम लोगों ने एक ग्लोबल पार्टनरशिप करके चलाया, ग्लोबल पार्टनरशिप। उसके अलावा एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी हम लोगों की है, उसमें भी हम लोग जापान को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्वाड के अंदर भी जो है जापान और इंडिया का बहुत ही खास रिलेशनशिप है। उसके अलावा 2011 के अंदर इंडिया और जापान ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी किया था। मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ही होता है, जिसमें हम लोग अपने सामान को जापान में बेच सकते हैं, जापान अपने कंट्री में उस सामान को बेच सकता है जैसे, और उसको हम लोग लोकली ट्रीट करते हैं जैसे कि लोकल एक चीज़ होती है। उसके अलावा एक्ट ईस्ट फोरम भी हम लोगों ने बनाया, एक्ट ईस्ट फोरम, जो कि हम लोगों ने बनाया था कब, 2017 के अंडर में। उसके अलावा करेंसी स्वैप डील, करेंसी स्वैप डील भी हम लोगों ने किया। कितने का किया था? $75 बिलियन का करेंसी स्वैप डील किया था। करेंसी स्वैप डील क्या होता है दोस्तों? इसमें ये रहता है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें डॉलर के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंडियन रुपी और जापानीज करेंसी को भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका कहते हैं करेंसी स्वैप डील, जो कि हम लोगों ने जापान के साथ किया हुआ है। उसके अलावा अगर ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो जापान के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, अभी सिर्फ और सिर्फ 15 बिलियन और 20 बिलियन डॉलर के आसपास ही है, जिसको हम लोग कम से कम 2030 में हमारा टारगेट है कि इसको हम लोग जो है 70 से 80 बिलियन डॉलर लेके जाएंगे। हालांकि गोल बहुत ज़्यादा रखा है हम लोगों ने, लेकिन टारगेट तो बड़ा होगा तभी तो कम से कम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे ही डेफिनेटली यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं।
चाइना यहाँ पे एक बहुत बड़ा एंगल आता है, क्योंकि देखिए मतलब अगर आप इंडिया चाइना की बात करें या चाइना और जापान की बात करें, तो मतलब जापान का भी आप एक देख लीजिए कि जापान का जो और चाइना का है ना, 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का ट्रेड होता है, जबकि इंडिया और जापान का 15 से 20 बिलियन डॉलर का ही होता है, तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमने चाइना को टैकल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको रिलेशन एक दूसरे के साथ मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके अलावा हमारा जैसे दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है, उसको भी जापान स्पॉन्सर करता है, और उसको सिर्फ स्पॉन्सर ही नहीं करता, टेक्निकल हेल्प भी हमें लोगों को देता है। उसके अलावा जो दिल्ली मुंबई फ्रीट कॉरिडोर है, फ्रीट कॉरिडोर, इसमें भी जापान ने इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सहायता दिया है। तो रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं ही, क्योंकि चाइना यहाँ पे एक बड़ा एंगल भी बनता है उसकी वजह से भी। तो ये तो पहला आर्टिकल था, छोटा सा आर्टिकल। अभी देख लेते हैं आज के मेन आर्टिकल में क्या क्या है दोस्तों। आज का खास दिन क्या है, आज क्या कुछ खास हुआ था। आज जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, 1602 में उसको बनाया गया था, क्योंकि 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी बना दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने बाद में इंडिया में आके जो है 150-200 साल तक जो हंगामा किया है ना, वो सारी चीज़ें, उसके ही कंपटीशन में जो है कॉपी पेस्ट बेसिकली आप समझ लीजिए कि डच वालों ने भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है डच का, वो बता देता हूँ कि नेदरलैंड को जो है डच कहा जाता है, पुराना नाम इसका जो है डच था, ठीक है। डेनमार्क को जो है पहले डेन कहा जाता था, डैनिश और समथिंग। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मोनोपोली दी गई थी एशिया में ट्रेड करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो डच इंडिया कंपनी थी, इसका फोकस वो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, वहाँ पे ज़्यादा था। इंडिया में भी ये लोग आए, लेकिन इंडिया में इनको जो है ब्रिटेन वालों ने जो है जूते मार के निकाला। कई सारी लड़ाइयाँ हुई इनके बीच में, और फाइनली उनको लगा कि भैया अब तो हमारा यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, इंडिया को छोड़ के फाइनली ये लोग यहाँ से भाग गए। 1670 का समय दौर ऐसा था दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली 1800 के एंड तक, मतलब एंड तक नहीं, 1799 तक ये बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो ज़्यादा दिन जो है इसका हिसाब किताब चला नहीं, और फाइनली जो है ये डूब गई। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। बाकी हिस्ट्री में आपको पता है, मुझसे ज़्यादा ही पता होगा हिस्ट्री में तो आपको। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली बता सकते हो। अब ये बताइए कि जैसे पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, है ना, बहुत सारी डेन्स, डेनिश, स्पेनिश, बहुत सारे जो हैं कंट्री से जो यूरोपियंस थे, कॉलोनाइजर्स थे, वो इंडिया में आए। आप बस ये मुझे ऑर्डर बता दिए कि सबसे पहले कौन आया। तो एक अगर आप बता दोगे ना सबसे पहले और उसके बाद वाले कौन आए, सबसे एंड में कौन आए, तो एक बार ना बात का मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, परफेक्ट ऑर्डर इसको अलाइनमेंट करने का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो अगर आप ये बता दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक कहता है सेंटर हैज राइट टू एक्सपेल फॉरेनर्स। ये पूरा मामला क्या है ये आपको बता देता हूं। देखिए, एक्सपेल का मतलब होता है कि आप उनको कंट्री से जाने के लिए मजबूर कर सकते हो, ये इसका मतलब होता है एक्सपेल। जैसे कोई बच्चा स्कूल में शरारत करता है तो उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। एक्सपेल का मतलब ये नहीं कि बेटा तुम कल क्लास में आ जाना, आज घर पे रुको, नहीं। एक्सपेल का मतलब अब तुम स्कूल से छुट्टी है तुम्हारी, हमेशा हमेशा के लिए जाओ यहाँ से। तो वही मतलब होता है। अगर ये क्यों है, क्योंकि अगर देखें आप हमारी कंट्री में वीज़ा लेके आते हो, और अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, आप उसको रिन्यू नहीं करवाते हो, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेते हो, तो इसका मतलब आपने कानून का उल्लंघन किया है, वायलेशन किया है। उस केस में हम आपको ज़बरदस्ती यहाँ से भगा सकते हैं। तो उस केस में कोई भी जो फॉरेन नेशनल होगा वो ये नहीं कह सकता कि अरे यार मेरे तो याद नहीं रहा, मैं तो बीमार था, मुझे प्रोसीजर नहीं पता था, तो मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया। नहीं भैया, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आप यहाँ से सीधा सीधा सा निकलिए। ये मामला न्यूज़ में पता क्यों है, ये जो निज़ामुद्दीन मरकज़ में जो कोविड-19 की वजह से शुरुआत में 2020 के शुरुआत में जो हुआ था, उसको वजह से था। क्योंकि उस समय वहाँ मरकज़ के अंदर बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स ऐसे थे जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, उसके बावजूद भी वो 3-4 महीने से इंडिया में ही रह रहे थे। फिर बाद में कोविड-19 नॉर्म्स का वायलेशन हुआ, वो सारी सारी चीज़ें हुई। तो ये बैकग्राउंड वहाँ तक जाता है। लेकिन अभी सरकार क्या चाहती है, अभी सरकार एक नया कानून बनाना चाहती है, और उस नए कानून के तहत अपने आप को पावर देना चाहती है कि भैया हम लोग ऐसे लोगों को एक्सपेल कर सकते हैं जो जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है।
इंडिया में कानून तो ऐसा है, लेकिन अभी सरकार जो है एक नया कानून बनाने के मूड में है और सरकार चाहती है कि ये कानून बनाने से पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट की सजेशन ले लें। इसीलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट की हेल्प चाहती है। वैसे देखिए, मैं पर्सनली अगर बोलो तो इस मामले में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अलग अलग वो है ना, ब्रांचेज हैं भैया। तो एक लेजिस्लेचर ब्रांच है और जुडिशियल जो ब्रांच है ना, दोनों अलग अलग फंक्शन करती हैं। तो सरकार चाहती है कि वो कानून बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की सजेशन मांगे या उससे कुछ पूछे, जो कि ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता जुडिशरी इसमें ऐसा कुछ होगा भी, करेगी भी, क्योंकि जुडिशरी का काम ये नहीं है कानून बनाने का। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ फंक्शन को जो है थोड़ा सा इंटैक्ट यहाँ पे रखना चाहिए। सरकार के पास इतनी कैपेसिटी है और सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और वो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उसको ऐसे एडवांस में सुप्रीम कोर्ट की हेल्प मांगने का जरूरत नहीं है कोई भी कानून फ्रेम करने के लिए, क्योंकि कानून को फ्रेम करने का काम सरकार का होता है, जुडिशरी का होता नहीं है। तो ये तो पूरा मामला यहाँ पे बनता है। दूसरी बात यह है कि एक पुराना केस था जिसमें हंस मुलर और नोरेंबर्ग और सुपरिटेंडेंट, ठीक है, बहुत पुराना मामला है ये, लगभग 67 ईयर्स पुराना मामला है। इसमें भी ऐसा ही हुआ था उस समय पे भी। उस समय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि सरकार के पास एब्सोल्यूट राइट है किसी भी फॉरेनर को एक्सपेल करने का। तो वो जो फॉरेनर है भैया, वो किसी तरह की हेल्प यहाँ पे सीक नहीं कर सकता। अगर उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो उसको जाना ही पड़ेगा देश के बाहर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर भी उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है उसको हम लोग लाइफ और लिबर्टी नहीं देंगे। लाइफ और लिबर्टी जो है वो उसका राइट है, उसका बेसिक राइट है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जो आर्टिकल 21 के अंदर जो है ना गारंटी देते हैं हम, प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी एंड द सिटीजन एंड द फॉरेनर लाइक, ये दोनों को मिलता है। तो आर्टिकल 21 के अंदर हम लोग लाइफ और लिबर्टी की बात करते हैं, पर्सनल लिबर्टी, वो दोनों को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भैया आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपको हम लोगों ने जेल में डाल दिया, वहाँ पे आपको कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, आपको न्यूज़पेपर नहीं दे रहे हैं, आपको खाना नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको पर्सनल लिबर्टी की हम लोग लाइफ देते हैं, राइट टू लाइफ भी देते हैं, वो दोनों को मिलेगा, ठीक है, ऐसा उसके अंदर कहा गया है। अ लॉ विच मस्ट बी राइट, जस्ट एंड फेयर, इज नॉट आर्बिट्रेरी, इज फैंसीफुल एंड द ऑप्रेसिव। यही सेम जो है उसने सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था। उसने कहा था कि कोई भी सिटीजन जो फॉरेनर सिटीजन होगा इंडिया में, हम उसका 21 राइट वायलेट नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड कि कानून उसकी परमिशन देता हो। कानून का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी रैंडम कानून। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून राइट भी होना चाहिए, जस्ट भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए और आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की हम लोग बात करते हैं ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो उन्होंने कहा कि कानून तो आपने बना दिया, लेकिन प्रोसेस भी सही होनी चाहिए। कोई भी अगर वायलेशन होता है, कोई करता है, अगर उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो उसके बेसिक राइट्स का भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे कुछ कानून ऐसे हैं जो सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं, और जो सिटीजन्स को अवेलेबल है फॉरेनर्स को भी अवेलेबल होते हैं। जैसे आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 जो है ये दोनों को अवेलेबल होता है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 सिटीजन फॉरेनर दोनों को होता है। आर्टिकल 24, 25, 26, 27, 28 ये दोनों को ही अवेलेबल होते हैं, सिटीजन को भी और फॉरेनर्स को भी। लेकिन एक देश के कानून, सिटीजन होने के नाते कुछ कानून ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही दिए जाते हैं। जैसे अगर आप बोलो तो आर्टिकल 15, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 16 डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, वो सारी चीज़ें, जॉब्स एंड डिस्क्रिमिनेशन है ना, तो उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 जो हमारे पास 6 फ्रीडम्स होती हैं, राइट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ यूनियन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो हमारे पास 6 मूवमेंट होती, फ्रीडम होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही मिलती हैं, फॉरेन नेशनल को नहीं है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है, ये भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही अवेलेबल होता है। कहने का मतलब ये है कि भैया अभी सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है जिसमें वो ये बात इंश्योर कर सकती है कि जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया हो, सरकार उनको यहाँ से भगा सकती है। क्योंकि वीज़ा देना वो पूरी तरह से, वीज़ा देना पूरी तरह से सोवरेन राइट होता है। सरकार ने ये भी कहा कि अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, सरकार
अगर उसको यहाँ से भगाने का डिसीजन ले लेती है तो वो आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि वीज़ा वगैरह ये पूरी तरह से सोवरेन डिसीजन होता है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। तो सरकार थोड़ा सा छाछ जो दूध के जले होते हैं छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, उसी तरह का मामला है। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा कोई कानून लेके आया तो कल को सुप्रीम कोर्ट में चला ना जाए, फिर वो जुडिशल रिव्यू होगा, लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो शायद सरकार इसलिए एडवांस में ही सुप्रीम कोर्ट की हेल्प यहाँ पे लेना चाहती होगी। तो जापान वाला तो दोस्तों हम लोगों ने कर ही लिया है। बार देख लेते हैं कि ये क्या मामला क्या कहता है। ट्रांसमिशन ऑफ द कोविड-19 इन्फेक्शन रेयर इन बेबीज। तो देखिए डेटा इन्होंने दिया हुआ है, बाकी तो कुछ करने का इसमें है नहीं। डेटा क्या कहता है, डेटा कहता है कि भैया लेस देन 2% बेबीज बोर्न टू द कोविड इन्फेक्टेड मदर टेस्ट पॉजिटिव। मतलब अगर माँ अगर कोविड-19 पॉजिटिव है और अगर वो प्रेग्नेंट है, उसको बेबी होता है, तो रेयर केसेस में ही बेबी को भी वायरस होता है, अदरवाइज बेबी को वायरस नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। अगला मामला फंसता है दोस्तों, कुड अ डिस्टेंट वॉर हैव अ डोमिनो इंपैक्ट ऑन द इंडियन लेंडर्स। यहां पे लेंडर का मतलब है बैंक्स। व्हाट आर सम चैलेंजेस। तो भैया यूक्रेन के अंदर जो ये इशू चल रहा है, इसका इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है। एक बढ़िया स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई है, आपको मिल ही जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए क्या कहता है। यूक्रेन इज द मेन सोर्स ऑफ द सनफ्लावर ऑयल इंपोर्टेड टू इंडिया। पहले भी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि यूक्रेन से हम लोग सनफ्लावर लेते हैं, रशिया से भी हम लोग बहुत सारी कमोडिटी को इंपोर्ट करते हैं, यूक्रेन से भी करते हैं। सिर्फ हम नहीं भैया, पूरी दुनिया का 25 से 26% जो वीट है वो यूक्रेन और रशिया में ही पैदा होता है, तो वो तो अलग बात हो गई। तो इंडिया में जब डेफिनेटली बात है, अब यूक्रेन से सप्लाई तो बंद हो गया होगा, तो हमारे यहाँ पे जो एडिबल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल या जो दूसरे ऑयल जो हम लोग यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, तो उसका प्राइस तो बढ़ेगा ही। तो डेफिनेटली जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन के अंदर तो वो अपने आप कंट्रीब्यूट करने ही वाला है। दूसरी बात हम करते हैं सेमीकंडक्टर की। देखिए सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ों में होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। सेमीकंडक्टर के लिए जो हो कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है नियोन। दोस्तों दुनिया का 50% जो ग्लोबल सप्लाई है नियोन का, वो यूक्रेन से आता है। देखिए मतलब ऐसे आपको मैं बता देता हूं कि रशिया में वो प्रोड्यूस होता है, रशिया से फिर वो यूक्रेन में जाता है, यूक्रेन में थोड़ा बहुत उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रोसेस करने के बाद उसको पूरी दुनिया में भेज दिया जाता है। ये पूरा सिस्टम होता है, ये सप्लाई चेन होती है। तो 50% ग्लोबल सप्लाई जो सेमीकंडक्टर और जो नियोन है, जो सेमीकंडक्टर में यूज होता है, वो यूक्रेन से आता है। तो डेफिनेटली भैया इसकी भी वाट लग गई, क्योंकि यूक्रेन की वाट लगी तो इसकी सप्लाई की वाट लग गई। दूसरी बड़ी बात, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है पिछले 3 हफ्ते में एकदम से आसमान छू गए हैं। क्रूड ऑयल जो दोस्तों जो है वो $135 पर बैरल के आसपास चल रहा है। तो क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो दूसरे सभी सेक्टर को इंपैक्ट करती है, क्योंकि मॉडर्न समय अगर आप देखो ना, तो पूरे का पूरी इकोनॉमी जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर ही बेस्ड है। कैसे होता है देखिए, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इसका मतलब डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे। डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी फार्मर को, अगर किसी खेत से अगर कोई कमोडिटी अगर वो मार्केट तक जाएगी या फिर वो मंडी तक जाएगी, अब ट्रांसपोर्टेशन करके ही तो जाएगी ना, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। बाद में उसको मंडी से या मार्केट से मैन्युफैक्चरर लेके जाएंगे तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा। मैन्युफैक्चर जो है उसको फैक्ट्री में करने के बाद उसको वापस कंज्यूमर तक लेके जाएंगे, तो भैया सब कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन पे ही निर्भर करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है महंगा। तो ये जो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, इसको भी हम लोग इनपुट कॉस्ट ही काउंट करते हैं, मतलब जो सामान की प्रोडक्शन बनाने करने में यूज़ होता है। और इनपुट कॉस्ट को हमेशा ही मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा तो सामान महंगा होगा, फाइनली कंज्यूमर के ऊपर ही बर्डन उसका पड़ने वाला है। अब मैन्युफैक्चरर के सामने, बेचारे के सामने धर्म संकट है। वो कहता है कि मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंज्यूमर को ट्रांसफ़र करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट हो जाता है महंगा प्रोडक्ट होगा तो कंज्यूमर उसको परचेज करेगा नहीं, जिससे कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है। दूसरी बात,
अगर वो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंज्यूमर को नहीं करता है और उस पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जो है खुद ही बियर करता है, तो उस केस में मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट कम हो जाता है। मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट कम होने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वो बैंकों को अपना लोन रिपे नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका खुद का प्रॉफिट कम हो गया। अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट बैंकों के ऊपर ही पड़ने वाला है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? ये यहां पे पूरा का पूरा मामला है। उसके बाद जब पेमेंट ही डिले हो जाएगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे बैंकरप्ट भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बैंकरप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और पेमेंट डिले हो जाएगा तो एनपीए, जिसे हम लोग बैड लोन कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, तो बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से पूरे बैंकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि एनपीए बढ़ गया है। तो एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट करती है। और ये कोई साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है, क्योंकि सारे के सारे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे इंटर रिलेटेड हैं, राइट? ये यहाँ पे फर्क पड़ता है। दूसरी बात, यूक्रेन क्राइसिस एक से एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई। वो ये हुआ कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर थे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? जहाँ पे उनको सेफ्टी लगती है, और सेफ्टी के लिए वो जाते हैं यूएस मार्केट के अंदर, क्योंकि यूएस की मार्केट आज भी सबसे सेफेस्ट मार्केट ही मानी जाती है। तो उसकी वजह से दोस्तों ये हुआ कि इंडिया से इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा हमारे स्टॉक मार्केट से खींच के यूएसए की मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं। तो हमारा स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, अभी क्या हुआ, यूएसए के अंदर भी आपको सबको पता है कि पिछले 40-50 सालों की सबसे बड़ी खतरनाक वहां पे इन्फ्लेशन चल रही है। उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए यूएसए का जो फेडरल बैंक है उसने क्या डिसीजन लिया? उसने कहा कि मैं अपनी कंट्री में जो है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाती है, क्योंकि मनी सप्लाई कम हो जाती है ना। तो फेडरल वहां का जो फेडरल बैंक का भी उसने डिसीजन लिया। इसका मतलब ये है कि अभी लोग इंडिया की मार्केट से पैसा निकाल के यूएसए की मार्केट में डालेंगे क्योंकि उनको अभी वहां पे प्रॉफिट मिलने वाला है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऐसा ही होता है, जब जब यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है डेवलपिंग कंट्री से इन्वेस्टमेंट निकल के यूएसए की तरफ जाता है। तो एक तो हमारा स्टॉक मार्केट तो वैसे ही चला जाएगा क्योंकि वो लोग पैसा खींच रहे हैं। दूसरा बात जो है वहाँ का जो इन्फ्लेशन है उसको टारगेट करने के लिए जो मेजर्स ले रहे हैं उसका भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस सब का पूरा फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क पड़ता है कि हमारी करेंसी जो है ना वो डॉलर के कंपेरिजन में वीक हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा ही निकलने लगा इंडिया से तो रुपये की डिमांड कम होगी, मतलब करेंसी की वैल्यू डाउन होगी। जब दोस्तों करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब हम यहाँ पे रुपये का एग्जांपल ले रहे हैं, जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपको इंपोर्ट के लिए भी ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। और इंपोर्ट महंगा होने से मतलब ये है कि जो कंपनीज अगर वो किसी दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल या कुछ भी सामान इंपोर्ट करती हैं तो उनको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, जिससे इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इनका प्रॉफिट कम होगा तो ये बेचारे बैंकों को अपना लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, एनपीए की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो कुल मिला के ये है कि अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बैंकों के ऊपर मार पड़ने वाली है, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। ठीक है, तो यही था पूरे का पूरा मामला, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। होगा क्या, आरबीआई यहाँ पे क्या कर सकती है? आरबीआई यहाँ पे ये कर सकती है कि वो अपने रेपो रेट को इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सब कर सकती है। अब इसका भी फर्क अल्टीमेटली बर्डन जो है कंपनीज के ऊपर ही आएगा, क्योंकि कंपनीज को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। देखो दोस्तों, रेपो रेट क्या होता है? जब भी कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, बोरो करता है, उस केस में बैंकों को आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। फ्री में तो नहीं मिलता ना। उसी इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट बोलते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाएगा, है ना? तो वो आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे, और जब वो आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई हो जाएगी कम। मनी सप्लाई कम होने का मतलब ये होता है उस केस में बैंक अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं, और अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो कंपनियां बैंकों को अपना पैसा नहीं चुका पाएंगी। अल्टीमेटली घूम फिर के बात वही आती है कि भैया बैंकों के ऊपर बर्डन बढ़ने वाला है, बैंकों का एनपीए इंक्रीज होने वाला है।
आरबीआई की एक रिपोर्ट थी, ग्रोस नेशनल परफॉर्मिंग एसेट रेशो के बारे में उसने रिपोर्ट बनाया। उसने कहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसको कहा जाता है। उसने कहा कि अगर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, सीवियर अगर स्ट्रेस हुआ, तो 2022 के सितंबर तक हमारा जो एनपीए है वो 9.5% तक भी जा सकता है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये ऐसी बात बोली गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ द टू वायरस वेरिएंट सीन सिंस 2020। वायरस जो है वो लगातार आपस में रिकॉम्बिनेशन करते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। और हमारे पास ना दो तरह के वायरस होते हैं, एक हमारे पास होता है आरएनए वायरस और एक हमारे पास होता है डीएनए वायरस। तो दोस्तों दोनों की मैंने सिमिलरिटी यहाँ पे बताई हुई है, दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे बताया हुआ है। आपने देखा होगा डीएनए स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है ना, इस तरह से एक लैडर स्ट्रक्चर रहता है, वो यहाँ के जो प्रोटीन्स होते हैं वो इस तरह से अटैच होते हैं। आरएनए के अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, हालांकि आरएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है जैसे ये है, लेकिन मोस्टली जो 99.9% होते हैं आरएनए के अंदर जो है सिंगल स्ट्रैंड होता है, ऐसे डबल स्ट्रैंड नहीं होता है। तो ये तो थोड़ा सा फर्क हो गया, और भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप म्यूटेशन की बात करते हो तो आरएनए वायरस के अंदर जो है म्यूटेशन जो है थोड़ा सा फास्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है ना, तो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर थोड़ा सा कंपेरेटिवली यहाँ पे स्लो होता है। तो ये तो कुछ कुछ चीज़ें हो गई। लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जब दो वायरस के वेरिएंट आपस में मर्ज कर जाते हैं और एक नया वायरस क्रिएट कर देते हैं, उसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं उसको? रिकॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, व्हेन ए पर्सन, मतलब अगर कोई इंसान, मान लो आपको भैया अभी आपको डेल्टा इन्फेक्शन हो गया, थोड़े दिन के बाद मान लो आपको ओमिक्रॉन हो गया, तो आपकी बॉडी में तो दोनों चले गए। उस केस में क्या होता है, ये दोनों वायरस आपकी बॉडी का, मतलब होस्ट की बॉडी का यूज करके एक नया वेरिएंट क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। पहले भी ऐसे रिकॉम्बिनेशन हो चुके हैं, ठीक है। अभी दो नए कॉम्बिनेशन सामने आए हैं। पहला कॉम्बिनेशन दोस्तों वो है डेल्टा और BA.1 के बारे में, ठीक है। BA.1 क्या है? ओमिक्रॉन जो वायरस अभी जो चल रहा है उसके दो नए वेरिएंट हैं, एक को कहा गया BA.1, दूसरे को कहा गया BA.2। इससे पहले हमारे साथ डेल्टा तो चल ही रहा था, ओमिक्रॉन के भी दो नए वेरिएंट छोटे छोटे हैं। अब हुआ ये कि डेल्टा और BA.1 ने आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया, ठीक है, और BA.1 और BA.2 इन दोनों ने भी आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया, जिसकी वजह से जो दो नए वेरिएंट हमारे सामने आए हैं, एक वेरिएंट यूके के अंदर आया है, एक वेरिएंट फ्रांस के अंदर आया है। हालांकि कुछ केसेस वगैरह इजराइल और यूएसए में भी थोड़े बहुत देखे गए हैं। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो यूके के अंदर जो वेरिएंट है वो किसका कॉम्बिनेशन है? वो है डेल्टा और BA.1 का, जिसे यूके के अंदर XF कहा गया है, XF। फ्रांस के अंदर इसको जो है XD कहा गया है। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूके के अंदर जो है BA.1 और BA.2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी पाया गया है। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, इसको कहा गया है XE। फिलहाल इनके यही ऑफिशियल नेम है, लेकिन थोड़े समय के बाद शायद वो जब WHO के अंदर जाएगा, ये पूरा केसेस वगैरह बढ़ने लगेंगे, तो इसका भी कुछ ना कुछ नया नाम दिया जाएगा। बस ये है कि लेट्स होप कि ये ज़्यादा जो है ट्रांसमिसेबल ना हो, ज़्यादा डेडली ना हो, यही उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बात घूम फिर के वही आती है कि कॉम्बिनेशन की बात आती है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लें। क्योंकि जब आप डेल्टा की बात करते हो तो डेल्टा जो है वो ज़्यादा डेडली है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ओमिक्रॉन जो है वो ज़्यादा ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिट होता है। जब तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद दो वायरस होगा, वो ज़्यादा डेडली भी होगा, ट्रांसमिसेबल भी होगा। लेकिन भैया भगवान से आप प्रार्थना करिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर एक और वेव आ गई, पहले ही हम लोग डेल्टा वेव में जो हुआ था वो बहुत ही भयानक था। तो लेट्स होप कि ऐसा कुछ अभी ना हो। अभी तो सरकार ने इसमें कुछ बयान दिया भी नहीं है ऐसा कुछ करके। लेट्स सी कुछ ना कुछ यहाँ पे ठीक ठाक चीज़ें हो जाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो है ओवरलुकिंग रीजनेबल अकोमोडेशन, एक बिल्कुल नया टॉपिक है। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है? अकोमोडेट का मतलब होता है किसी को एडजस्ट करना, है ना, उसको एडजस्ट करना बेसिकली किसी सिचुएशन में। अकोमोडेट हम लोगों ने कर लिया, हालांकि वो फिट नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हम उसको अकोमोडेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, उसको बोला जाता है अकोमोडेशन। रीजनेबल अकोमोडेशन मतलब रिकमेंडेशन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि उसने पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी होनी चाहिए कि हाँ क्योंकि आप थोड़ा
आप पिछड़ गए थे किसी भी वजह से, हम आपको अपनी सोसाइटी में या अपने उसमें अकोमोडेट कर लेते हैं। इसे कहा जाता है रीजनेबल अकोमोडेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ज़्यादातर जो रीजनेबल अकोमोडेशन का जो प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है डिसेबिलिटी वाले मामले में। जो लोग डिसेबल होते हैं, जो जो दिव्यांग होते हैं, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरे मामलों में बहुत कम किया जाता है अभी तक तो। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है, देखिए जो दिव्यांग पर्सन होते हैं डेफिनेटली उनकी जो कुछ कैपेसिटी होती है काम करने की वो ऑब्वियसली कम होती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको हम लोग सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग ही कर देंगे, उसको हम लोग जॉब नहीं देंगे, उसको हम लोग काम नहीं देंगे, उसको ऑफिस में अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसी केस में दिव्यांग लोगों को कुछ स्पेशल हेल्प दिया जाता है, राइट, ताकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि उनके साथ जो है इक्वालिटी का बिहेवियर किया जाए, ताकि उनको भी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। उसको कहा जाता है रीजनेबल अकोमोडेशन। जैसे हो सकता है कि उसको वर्कलोड कम कर दिया जाए, हो सकता है कि उसका जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम कर दिया जाए, हो सकता है कि जब हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें उसकी कुछ हेल्प कर दी जाए, है ना, उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएं। उससे कहा जाता है रीजनेबल अकोमोडेशन। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, रीजनेबल अकोमोडेशन शुड बी प्रोवाइडेड अनलेस सम अनड्यू हार्डशिप इज कॉज्ड बाय सच अकोमोडेशन। कहने का मतलब यह है कि रीजनेबल अकोमोडेशन तब तक दी जाती है जब तक वो अकोमोडेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, मतलब उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। अब अकोमोडेशन का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी ऑफिस की अगर आप बात करो कि वहाँ वहाँ पे मान लो कोई 8 घंटे काम करता है, तो अगर वहाँ पे कोई दिव्यांग पर्सन है तो हो सकता है हम उसको बोलें कि चलो भैया आप जो है 5 घंटे काम कर दीजिए, है ना। इट्स गुड थिंग, रीजनेबल अकोमोडेशन है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान नहीं होगा और उस पर्सन को भी जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वर्किंग आवर जो है 8 आवर्स के हैं, आप सिर्फ आइए और आधा घंटा काम करिए, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे अनड्यू हार्डशिप होगा। तो इसका मतलब यह है कि अकोमोडेशन की देने की एक लिमिट होती है। आर्टिकल 2 जो यूएन कन्वेंशन द राइट्स ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी है, उसने जो है रीजनेबल अकोमोडेशन को यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है। उसने भी यही कहा है कि जो अनड्यू बर्डन होता है वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंट के जो प्रोविजंस हैं उनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि लोगों को इक्वल राइट्स मिले उन, और वो उनके जो साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आर गेट दिस पॉइंट? यहां पे ये जो पूरा आर्टिकल है वो किस संदर्भ में लिखा हुआ है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हिजाब, आपने उन लड़कियों को स्कूल से जो है एक्सपेल कर दिया जो कि हिजाब पहन के आ रही थी, राइट। इससे क्या हुआ, उनकी एजुकेशन तो खत्म हो गया, उनको एजुकेशन तो नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब वो जो है जॉब मार्केट में भी नहीं जा पाएंगे। तो उनका पूरे लाइफ का जो है वो ऑलमोस्ट आप बिल्कुल आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि यह हिजाब नहीं पहन रहे थे। क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला कि हिजाब जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको रीजनेबल अकोमोडेशन देते हो तो आप उनको अलाउ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उनको अलाउ करते हो हिजाब पहनना तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अनड्यू बर्डन नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अनड्यू बर्डन होगा तो आप उसको बंद कर सकते हो, लेकिन नहीं होगा तो आप रीजनेबल यहाँ पे अकोमोडेशन उनको दे सकते हो, जैसे हम लोग डिसेबल्ड लोगों को देते हैं। 2006 के अंदर जो इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी कहा था कि कुछ केसेस में हम लोग रीजनेबल अकोमोडेशन दे सकते हैं। जैसे जो वर्कर डिसेबल्स होते हैं, जिनको HIV होता है, एड्स होता है, आप उनको दे सकते हो। प्रेग्नेंट वीमेन को जो है आप दे सकते हो जिनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या फिर कोई जो किसी खास रिलीजन बिलीफ से आपका है, तो उस केस में हम लोग रीजनेबल अकोमोडेशन दे सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ऐसा बोला गया कि आप जो है पगड़ी पहन के नहीं आ सकते, तो इसका मतलब यह है कि जो इंसान वहां पे पगड़ी पहन के आएगा तो उसको तो वहां पे काम करने का चांस गया। तो आप उसको वहां पे अकोमोडेट करने के लिए उसको थोड़ा छूट दे सकते हो, है ना। इसे कहा गया अकोमोडेशन, रीजनेबल अकोमोडेशन, फालतू का नहीं, रीजनेबल। तो अगर हिजाब पहन के कोई गर्ल अगर स्कूल में आ रही है तो आप उसको अलाउ कर सकते हो। इट्स अ रीजनेबल अकोमोडेशन बिकॉज शी इज डूइंग अकॉर्डिंग टू हर रिलीजियस बिलीफ विच इज ऑल्सो recognized by इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इंडिया में इसको लेके क्या प्रोविजन है?
इंडिया में जो है राइट्स ऑफ पीपल विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, जिसके अंदर भी यही कहा गया है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको अकोमोडेट करने के लिए मतलब हम लोग उनको कोई खास हेल्प कर सकते हैं। विकास कुमार और यूपीएससी का केस हुआ था 2021 में। विकास कुमार को जो है प्रॉब्लम थी, ये इनको जो है लिखने में प्रॉब्लम थी, ये लिख नहीं पाते थे, तो यूपीएससी ने इनको एग्जाम लिखने से मना कर दिया क्योंकि इनका बाकी सब ठीक है लेकिन ये लिखने में इनको प्रॉब्लम था। तो यूपीएससी ने कहा कि भैया आप एग्जाम नहीं दे सकते, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, माना कि ये आपके जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर फिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप रीजनेबल अकोमोडेशन कर सकते हो किसी स्पेशल केस में। तो कोर्ट ने इनको एग्जाम देने से अलाउ कर दिया, ठीक है, ऐसा कोर्ट के अंदर कहा गया। अब पूरा घूम फिर के मामला यही बनता है कि यह भी जो हिजाब वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है कि लेट्स होप सुप्रीम कोर्ट इस रीजनेबल अकोमोडेशन वाले प्रोविजन को कंसिडर करेगा और ये जो गर्ल्स हैं जो हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में जा रही हैं जहां पर यूनिफॉर्म कोड है, इनको वहां पे अलाउ करेगा, क्योंकि जब तक हिजाब पहन के पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बर्डन नहीं होगा, तब तक तो क्या प्रॉब्लम है भैया। हाँ, कल को बर्डन होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पब्लिक ऑर्डर वो सब, तब डिबेट कर सकते हो। रीजनेबल जो अकोमोडेशन देने में क्या समस्या है ना, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। आप अपने पर्सनल व्यू भी यहाँ पे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रीजनेबल अकोमोडेशन मिलना चाहिए, क्या गर्ल्स को हिजाब पहन के अलाउ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो थोड़ा सा आप अपने अपने हिसाब से जो आपकी अब तक अंडरस्टैंडिंग बनी है इस टॉपिक पे वो बता सकते हैं। यहाँ पे मामला एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस का है ही नहीं, यहाँ पे मामला सिर्फ ये है कि एक ह्यूमन होने के नाते आप उस चीज़ को कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। यही था दोस्तों आज के मामले में, और तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं। जितने भी टॉपिक थे शायद हम लोगों ने सभी यहाँ पे कवर कर लिए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं प्लेटफॉर्म पे उनको बता दें कि अगले महीने 30 अप्रैल से हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बच्चे एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हो, आप भी एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए क्लिक करिए, ज्वाइन कीजिए। उसके बाद सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरा प्रीलिम्स मेंस ऐसे सब टेस्ट सीरीज यहाँ पे है। नोट्स आपको मिलेंगे, मटेरियल आपको पूरा मिलेगा, डेली क्विज मिलेगा, बार बार आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल फ्लेज टेस्ट होंगे, सब कुछ यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है। अभी शायद डिस्काउंट भी चल रहा होगा, तो आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एनालिसिस ठीक ठाक लगा होगा, लेकिन फिर से वही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट में समय लग रहा है, थोड़ा सा मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, उसके बाद हम लोग एनालिसिस को एकदम पूरी तरह से कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन क्लिक करे बिना तो जाना ही मत, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।